राजकीय महाविद्यालय बीदा सर की ई कंटेंट श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम बीए द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान के प्रश्न पत्र भारतीय शासन एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के संरचना, क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमें विदित है कि भारत में संविधान के भाग 5 के अंतर्गत जो संघीय शासन व्यवस्था है उसी के अंतर्गत न्यायपालिका का वर्णन अनुच्छेद 124 से 147 तक किया गया है। अनुच्छेद 124 के अंतर्गत भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, ऐसा प्रावधान है, जिसके न्यायाधीशों की संख्या समय समय पर बदलती रही है। प्रारंभ में 7 न्यायाधीश प्लस एक मुख्य न्यायाधीश ऐसी व्यवस्था थी। हाल फिलहाल नवीनतम संशोधन के बाद 33 न्यायाधीश प्लस एक मुख्य न्यायाधीश अर्थात कुल 34 न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में होते हैं। इनकी संख्या में परिवर्तन संसद के सामान्य कानून निर्माण की प्रक्रिया से हो जाता है। इसके लिए संविधान संशोधन की कभी भी आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 124 में इनकी नियुक्ति के बारे में भी प्रावधान है। मूल रूप से संविधान में ऐसा उल्लेख है कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। यानी मूल व्यवस्था को, मूल शब्दों को देख के ऐसा लगता है कि वस्तुतः जजों की नियुक्ति का जो कार्य था वो केंद्र सरकार के माध्यम से राष्ट्रपति करता था। यानी केंद्र सरकार की जो सहमति थी, इच्छा थी, क्योंकि राष्ट्रपति स्वयं अपनी कोई इच्छा नहीं रखता। लेकिन 1993 के बाद ये व्यवस्था संविधान में तो हूबहू वैसी ही है जैसी पहले थी, शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन व्यवहार में काफ़ी कुछ बदल चुकी है। 1993 में सुप्रीम कोर्ट की जो बार एसोसिएशन है उसने एक मुकदमा दायर किया सुप्रीम कोर्ट में। उसके फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया कि न्यायाधीशों का चयन है वो कॉलेजियम प्रणाली से किया जाएगा। यानी कॉलेजियम प्रणाली अस्तित्व में आई और वर्तमान में कॉलेजियम प्रणाली से ही जजों की नियुक्ति होती है। अब प्रश्न उठता है कि ये कॉलेजियम प्रणाली है क्या? तो कॉलेजियम का अर्थ होता है समूह। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्लस 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश, जो मुख्य न्यायाधीश के बाद सीनियरिटी में नंबर 2, 3, 4, 5 हैं। तो इस तरह से कुल 5 जो सीनियर न्यायाधीश हो गए सुप्रीम कोर्ट के, मुख्य न्यायाधीश प्लस 4 अन्य, उनके समूह को कॉलेजियम कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट में नए न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, उनका स्थानांतरण करना, उनका प्रमोशन, इनसे जुड़े हुए निर्णय हैं वो कॉलेजियम ही करता है। कॉलेजियम के द्वारा जो निर्णय लिया जाता है वो सर्वसम्मति या बहुमत से लिया जाता है, अमूमन सर्वसम्मति से। अगर मुख्य न्यायाधीश अन्य 4 न्यायाधीशों की राय से सहमत नहीं हो तो वो कोई सिफारिश नहीं करेगा। यानी कॉलेजियम उस मामले पर कोई सिफारिश नहीं करेगा। अब बात करें कि क्या कॉलेजियम का निर्णय अंतिम होता है, क्या राष्ट्रपति और केंद्र सरकार को उसे मानना होता है? तो इसके बारे में जो सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या है अलग अलग मामलों में, उनका निष्कर्ष ये है, उसकी जो प्रक्रिया ये बनी है कि एक बार केंद्र सरकार कॉलेजियम के निर्णय को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन अगर कॉलेजियम दोबारा वही सिफारिश करता है
उसमें कोई बदलाव नहीं करता है, तो केंद्र सरकार को उसे मानना ही होगा, राष्ट्रपति को उसे मानना ही होगा। यानी कुल मिला के निष्कर्ष यही कहता है कि कोलेजियम ही वर्तमान में न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रणाली में सर्वे सर्वा है। केंद्र सरकार या राष्ट्रपति का इसमें बहुत ज़्यादा कोई योगदान नहीं रहा है। इसके अलावा इनको पद मुक्त करने की जो बात है, इसका उल्लेख भी अनुच्छेद 124 में है। तो जैसा कि हम जानते हैं, भारत में राष्ट्रपति महोदय को पद मुक्त करने के लिए महाभियोग की पद्धति है, जबकि न्यायाधीशों को पद मुक्त करने के लिए जो पद्धति है उसका नाम है महाभियोग जैसी पद्धति। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों के लिए एक ही शब्द प्रयोग में लेते हैं, महाभियोग प्रणाली। लेकिन असलियत यह है कि महाभियोग सिर्फ राष्ट्रपति पे लगाए जाते हैं। बाकी जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं, मुख्य न्यायाधीश हो गए या सर्वोच्च निर्वाचन आयुक्त जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ऐसे और भी संवैधानिक पद हैं, उनके लिए महाभियोग जैसी पद्धति होती है। अब दोनों में अंतर क्या है? महाभियोग की पद्धति में संसद के दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत चाहिए होता है, जबकि महाभियोग जैसी प्रणाली में दोनों सदनों के कुल सदस्यों का बहुमत प्लस उपस्थित का 2/3 चाहिए होता है। यानी महाभियोग कठिन है, महाभियोग जैसी प्रणाली उसकी तुलना में थोड़ी ईजी है, हालांकि बहुत ईजी नहीं है। इसी कारण आज तक भारत के इतिहास में किसी भी न्यायाधीश को इस प्रणाली से हटाने का अवसर नहीं आया है। 3-4 बार महाभियोग लगाने की शुरुआत की गई, जिसमें एक बार वो असफल रहा। 2 मरतबा मुख्य न्यायाधीश जो न्यायाधीश थे उन्होंने महाभियोग शुरू होने से पहले ही अपना इस्तीफा दे दिया, जबकि एक जो लास्ट टाइम था उसके अंदर ये हुआ कि अब बात करें अगर हम सर्वोच्च न्यायालय के जो अन्य प्रावधान हैं, तो उनमें हमें पता है कि ये एक अभिलेख न्यायालय है। अनुच्छेद 129 के अंतर्गत इसके जो निर्णय है वो भारत भर में लिखित रूप में सभी जगह स्वीकार किए जाते हैं, न्यायिक साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। और अभिलेख न्यायालय होने का एक अर्थ ये भी होता है कि अगर इनके निर्णय की कहीं अवमानना हो तो उसे दंडित करने का अधिकार भी होता है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय की जो मीटिंग्स हैं, यद्यपि नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, जो सुप्रीम कोर्ट है वो नई दिल्ली में स्थित है, हम सब जानते हैं, लेकिन अगर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ली जाए तो इसकी बैठक अन्य स्थानों पे भी बुलाई जा सकती है। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि सिर्फ दिल्ली में ही सुनवाई करेगा ही। हालांकि आमतौर पर ऐसा नहीं किया जाता है, लेकिन अगर कोई विशेष परिस्थिति हो तो ऐसा किया जा सकता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए जो अनिवार्य योग्यताएं हैं वो 3 प्रकार की हैं। भारत का नागरिक होना तो सभी संवैधानिक पदों के लिए पहली प्राथमिकता है। उसके अलावा पहली जो ज़रूरत कह सकते हैं, इसके अलावा नंबर 2 पे है कि वो कम से कम 10 वर्षों तक या तो हाई कोर्ट में वकालत कर चुका हो या कम से कम 5 वर्ष हाई कोर्ट में जज रह चुका हो। और तीसरा अपने है कि वो प्रख्यात विधिवेत्ता हो। अगर राष्ट्रपति की राय में वो प्रख्यात विधिवेत्ता है तो उसे इस आधार पे भी नियुक्ति दी जा सकती है। अब बात करें अगर सेवानिवृत्ति की आयु जो है, तो हमें ध्यान होना चाहिए कि 65 वर्ष सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु है, चाहे मुख्य न्यायाधीश हो चाहे अन्य न्यायाधीश हो। इसके अलावा वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं अरविंद शरद बोबडे हैं, आमतौर पे मुख्य न्यायाधीश का जो चयन है वो वरिष्ठता के आधार पे होता है। तथापि इतिहास में कुछ अवसर ऐसे भी आए हैं जो विभिन्न कारणों से वरिष्ठता को दरकिनार कर कनिष्ठ न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। तथापि ऐसे अवसर बहुत सीमित थे। इसके अतिरिक्त
उच्चतम न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार कार्य और शक्तियाँ हैं इनके बारे में हम अगले अध्याय में बात करेंगे।